In an atom, 12 electrons move around the nucleus in the circular orbit of radius r and 4r. The ratio of the time taken by them to complete the one revolution. ये देखो सर्कुलर पाथ बन रहा है ना एटम के चारों तरफ, तो इसमें केपलर का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। केपलर का थर्ड लॉ क्या होता है बताइए, किसी को पता है? कितने बच्चों को पता है केपलर का थर्ड लॉ? हाथ खड़े करें। केपलर का थर्ड लॉ 2 बच्चों को पता है, हाथ खड़े करें। बोलना नहीं है, हाथ खड़े करना अगर पता है तो। ये एक बेसिक पॉइंट है, एक बहुत ही छोटी सी बात है जो कि स्कूल के बच्चे को भी पता है। एक स्कूल का 11वीं क्लास का जो अच्छा सा ठीक ठाक सा बच्चा होगा, अच्छा बच्चा होगा, वो बता देगा क्या होता है ये। इवन वो 12वीं में है तो भी आगे बता ही देगा, अगर अच्छा क्लास का अच्छा स्टूडेंट रहे तो बता ही देगा। सुन आप, हाँ जी बिल्कुल, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये है क्या? सुनो, ये केपलर का थर्ड लॉ बनाया गया था कि ये केपलर का थर्ड लॉ देखो एप्लीकेबल कहाँ पर है। हालांकि उसने ये बात बताई थी केपलर ने कि ये जो प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका एक किसी भी प्लैनेट का, चाहे वो अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, कोई भी प्लैनेट है, वो अर्थ के चारों तरफ अपना एक चक्कर जो लगा रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड है और उसकी जो एवरेज डिस्टेंस है, बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, वो जो डिस्टेंस है वो आ रही है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। अब जो प्लैनेट ज़्यादा दूर है उसका आर ज़्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। जैसे सबसे कम टाइम पीरियड किसका होगा बताइए? सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। मरकरी का तो शायद 64 डेज है, सिर्फ 64 दिन है। 2 महीने में अपना सन के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। मरकरी के बाद मार्स है, वीनस है, वीनस का और ज़्यादा है, अर्थ का और ज़्यादा है, मार्स का और ज़्यादा है, सबसे लास्ट में चले जाओ उसका टाइम पीरियड और ज़्यादा है, नेपच्यून का सबसे ज़्यादा है टाइम पीरियड, कई साल है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ लेकिन एप्लीकेबल पता है कहाँ कहाँ? सैटेलाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, एक सैटेलाइट किसी हाइट पे ले जाके छोड़ दिया, एक सैटेलाइट ज़्यादा हाइट पे ले जाके लॉन्च कर दिया, तो ये आर बदल रहा है सारी सैटेलाइट, तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इवन ये वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वहाँ पर भी एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो आप एक काम करो, एकत्र रेडी देखो, पहले वाले का टाइम T1 स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, फिर दूसरे वाले का बताइए T2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4r का क्यूब। तो यहाँ पर आएगा ये r क्यूब डिवाइडेड बाई में 64r क्यूब हो जाएगा। ये अंडरूट ले लो दोनों तरफ, T1 बाई T2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/8, तो 1:8, ये आंसर आएगा। सिंपल, समझ में आ गई होगी बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? अब आपको कैसे आपने एटम के अंदर केपलर घुमाते हैं, यही तो खास बात है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कहीं भी कुछ भी घुस जाता है। क्वेश्चन सॉल्विंग करने की ट्रिक होना एक अलग चीज़ है, एक बहुत ही एक यूनिक बात है ये, मतलब सोल्विंग आना, मतलब जो है चीज़ के अंदर थ्योरी अलग चीज़ होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना?